नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज पहला टॉपिक देखते हैं। केएन एनर्जी को भारतीय परिसंपत्तियों पर कब्जा करने का अधिकार। इसको आप यूपीएससी के जीएस पेपर द्वितीय के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मंच उनके यह संरचना अधिदेश वाले टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है ब्रिटेन की एक कंपनी है केएन एनर्जी पीएलसी, यह जो है एक फ्रांसीसी अदालत में उसने जो है एक मुकदमा दायर किया था और उस फ्रांसीसी अदालत ने यह उसको अधिकार दे दिया कि विदेश में जो भी भारत की संपत्ति भारतीय सरकार की, उसको जो है यह कंपनी फ्रीज कर सकती है। इस तरह 20 ऐसी भारतीय कंपनी है, सरकारी परिसंपत्ति है, जिसे जो है फ्रीज करने का अधिकार फ्रांस की इस अदालत ने दे दिया है। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्यों फ्रांस की अदालत की और ऐसा क्या मामला है। यह मामला थोड़ा पीछे का है, इसको चलते लेते हैं। पीछे में देखते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। 2012 में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय समझौते निवेश का हवाला देते हुए 2012 ने भारत की सरकार ने एक कानून लाई थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। ये इसका मतलब हुआ कि किसी भी कानून को अगर पहले की बजाय लागू कर दिया जाए, जैसा कि भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी आपराधिक कानून जो है वह पूर्वव्यापी नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज लागू किया जाए और कहा जाए कि 5 साल पहले से कानून लागू होता है, नहीं। लेकिन वही जो है सिविल कानून को पूर्व आधारित या पूर्वव्यापी कानून लगाया जा सकता है। मतलब कि आज कानून बनाया जाए और उससे बोल दिया जाए कि यह कानून 5 साल पहले से लागू माना जाएगा। तो इस तरह सिविल कानून लाया जा सकता, लेकिन आपराधिक कानून नहीं लाया जा सकता है, क्रिमिनल लॉ नहीं लाया जा सकता। तो 2012 में भारत की सरकार ने एक कानून लाई थी, उसको जो है टैक्स के संदर्भ में, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो आंतरिक व्यापार पुनर्गठन टैक्स है उसकी मांग की थी कि भारत में आंतरिक राज्य में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसके पुनर्गठन पर आपको टैक्स देना होगा। ये पहले से लागू होगा, है ना। आज कानून लाया गया लेकिन पहले से लागू किया जाएगा, ये किया गया था। इस आधार पे भारत की सरकार ने जो है केएन एनर्जी कंपनी जो है ब्रिटेन की, उससे जो है 10,247 करोड़ रुपए की कर के रूप में मांग की। मतलब कि उसको डॉलर में अगर देखा जाए तो $4 बिलियन की भारत सरकार ने मांग की 2014 में। 2015 में केएन एनर्जी ने ये क्या की, इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही में लेकर चली गई। जब वहां पर ये लेकर गई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यालय में, तो 20 दिसंबर 2020 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, इसके 3 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय सुनाया, सर्वसम्मत से निर्णय सुनाया कि भारत सरकार ने जो इस प्रकार का निर्णय ली वह भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है और निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान की गारंटी जो देने की बात कही गई है उस प्रावधान का भी यह उल्लंघन है। इसलिए भारत की सरकार ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी मतलब केएन एनर्जी को जो है नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए $2 बिलियन की जो है नुकसान की भरपाई करने का ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि भारत सरकार को देना। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उस मुआवजे को नहीं दिया है। $2 अरब मिलियन जो है $2 अरब का जो मुआवजा देने का निर्णय दिया था, उसको भारत सरकार ने अभी नहीं स्वीकार किया है और न ही उसको दिया है। इस संदर्भ में अब जो है केएन एनर्जी अपने इस पैसे को वसूल करने के लिए यह जो है कोशिश कर रही है और इस संदर्भ में वह विदेश में जो भारत की परिसंपत्ति है उस पर कब्जा करने की प्रयास कर रही है यह एजेंसी। इसी संदर्भ में उसने जो है फ्रांस की अदालत में केस जीत ली है, पहली ये केस जीती है। तो ये रहा पृष्ठभूमि, ये चीज रहा। तो अब भारत के पास क्या क्या उपाय बचते हैं, क्या विकल्प है? इससे विकल्प ये है कि अगर इस प्रकार की फ्रांसीसी कंपनी ने अगर
आदेश दे दिया। इसका मतलब कि केएन एनर्जी की जीत की संभावना बढ़ गई है। जब जीत की संभावना बढ़ गई है तो इससे क्या होगा कि भारत की जो भी परिसंपत्ति विदेश में है उसको जो है केएन एनर्जी फ्रीज कर सकती है, मतलब हासिल करके उससे जो है अपने पैसे की वसूली कर सकती है। इससे एक समस्या होगी कि भारत उन देशों में आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे उन देशों में आ जाएगा कि जिन देशों की परिसंपत्तियों को विदेशों में आसानी से क्या कर लिया जाए, जब्त कर दी जाती है। इससे भारत की इमेज भी खराब होगी। हाँ, दूसरी बात हो गई, भारतीय जो भी परिसंपत्ति होगी वह कानूनी विवादों में उलझती चली जाएंगी। ये भी एक समस्या होने लगेगी। तो ये क्या है, ये समस्या उत्पन्न होगी। इसके समाधान के रूप में जो है ये दोनों पक्ष मतलब भारत सरकार और केएन एनर्जी आपस में समझौता कर सकते हैं। ये रहा। अब देखते हैं दोस्तों, अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। यह परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1899 में, याद रखिएगा 1899 में इसका गठन किया गया था और यह जो है हेग, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह देशों के बीच मध्यस्थता और विवाद समाधान का अन्य मतलब सुविधा प्रदान करता है। इसके जो निर्णय होते हैं उसको अवार्ड बोला जाता है और इसके निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं और तत्काल लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं रिवेंज ट्रेवल या रिवेंज टूरिज्म ये क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग साल भर से पूरा देश या विश्व एक तरह से कहिए वह लॉकडाउन तथा कोविड वैश्विक महामारी के भय और डर से दहशत में है और वो जो है सामान्यतः बाहर नहीं जा रहा है या लॉकडाउन का शिकार है, घरों में रहने को विवश है। अब जो है थोड़ा सा इसमें जब सेकंड वेव आई तो सरकारों ने ज्यादा पाबंदियां करके लॉकडाउन लगा दिया और लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। जब ही बार सरकार ने थोड़ा सा इस लॉकडाउन में थोड़ा सा रियायत दी, लोग जो है तुरंत घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए। एक उबन जैसे हो गई थी, उस उबन से निकल करके बाहर निकलने वो लोग समुद्र तट, पहाड़, रिसॉर्ट, हिल एरिया में जैसे क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दिए। ये देखिए शिमला का ये फोटो है जहाँ पर कितनी भीड़ है। ये क्या भीड़ तो और आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, जिससे थर्ड वेव आ सकती है। तो इस प्रकार की जब इच्छा जग जाए, लोग नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा जग जाए तो और बाहर घूमने की जो मतलब कि इनर सोल आए, इनर इच्छा आए, उस व्यवस्था को रिवेंज ट्रेवल कहते हैं या रिवेंज टूरिज्म बोलते हैं। यह एक कार्यशैली में बदलाव है, बदलाव का तरीका है ये, जिसकी वजह से रिवेंज ट्रेवल लोग कहते हैं। तो ये हो गया। और यह कोई नई अवधारणा नहीं, ये एक पुरानी अवधारणा है। ये सबसे व्यापक रूप में तब शुरू हुआ था जब 1980 के दशक में चीन में ये देखा गया था। वहां पर जो है सांस्कृतिक क्रांति के दौरान प्रतिबंध जब लगाए गए थे, बहुत सारे प्रतिबंध सरकार ने लगाई थी और जब प्रतिबंध को हटाया गया तो देखा गया कि बहुत सारे लोग घरों से तेजी से बाहर निकले और लोगों ने खर्चा भी अच्छा खासा करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, खर्चा में एक विस्फोट देखी गई, मतलब कि लोग उब गए थे घरों में, न कुछ बाहर का खा सकते न जा सकते, तो लोगों ने खूब खर्च भी करना शुरू किया। इस रिवेंज ट्रेवल के क्या क्या खतरे हैं। इस रिवेंज ट्रेवल के जैसा कि खतरा आप समझ सकते हैं कि तीसरी लहर की बात कही है स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कि सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आ जाएगी। अगर तीसरी लहर आ जाती है और लोग ऐसे ही भीड़ भाड़ करते रहेंगे तो वो तब तो हालत सेकंड वेव से भी बहुत ही बुरी हो जाती है और हालात बेकाबू हो सकती है कोविड में। एक जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का एक ऑनलाइन सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये पता चला गया कि अधिकांश जो भारतीय हैं वो कोविड का व्यवहार को पालन करने में विफल हैं, जिसमें से 83% भारतीय पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में विफल हैं, जबकि 63% लोग सामाजिक दूरी भी नहीं बनाते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर ऐसे ही है तो फिर क्या होगी। ऐसे परिदृश्य में रिवेंज ट्रेवल करना अपने आप को भी खतरे में डालना है और अन्य लोगों को भी खतरे में डालने के बराबर है।
अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो अब देख लेते हैं क्या रणनीति अपनाया था चीन ने और वो जो हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होगा। ये जो है मेंस में जो है लिखने में मददगार होगा और प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। पीसीएस भी पूछता है और आईएएस भी पूछता है। तो देखते हैं कि ये जो है चीन 7 दशक से जो है इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। जहां 1940 के दशक में 30 मिलियन से अधिक प्रति वर्ष मामले आते थे, वहीं जो है पिछले 4 साल में एक भी मामला सामने नहीं आ रहा है ना। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। चीन ने क्या प्रयास किया? चीन ने ये प्रयास किया कि उसने जो है व्यापक स्तर पर मलेरिया रोधी दवाओं का वितरण किया। मच्छरों के जो प्रजनन क्षेत्र थे, जहाँ पर मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं, नाले, गंदे पानी के इकट्ठे वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से उसको समाप्त करने के लिए काम किया उसने। मच्छरदानी व्यापक स्तर पर लोगों को मच्छरदानी देने की व्यवस्था की। उसने जो है नया इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाया, शोध किए। एक नई दवा आर्टिमिसिनिन की भी खोज की। यह जो है मलेरिया की दवा में सबसे बेहतरीन दवा, हम लोग की अच्छी दवाओं की क्वालिटी में आती है। ये प्रयास की कोशिश किया उसने। 1980 के दशक में उसने कीटनाशक वाली मच्छरदानी का बड़े व्यापक पर प्रयोग किया, मतलब परीक्षण उसने किया। 90 के दशक तक जो है यह मामला इसके इन प्रयासों के करने के बाद ये 3 करोड़ से घट के मात्र 11 लाख पे आ गए और मौत में भी 95% की गिरावट आई। 2003 के बाद जो है चीन इस दिशा में और तेजी से कोशिश करने लगा। उसने एक जो है रणनीति अपनाई, 137 रणनीति है ना। ये 137 रणनीति क्या है? यह रणनीति इसके तहत जो है मलेरिया खोजने, मलेरिया जांच करने की रिपोर्ट 1 दिन के अंदर में आ जाने की बात थी। मलेरिया की पुष्टि और जोखिम मूल्यांकन करने में 3 दिन अधिकतम समय लगे तथा मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए 7 दिन की समयावधि तय की गई थी। यह जो है 137 रणनीति थी। यह जो है एक सफल और सक्सेसफुल कारगर रही है। दूसरी बात, मलेरिया से मुक्ति के लिए प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्था भी की। वास्तव में ये प्रमाण पत्र जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया से मुक्ति का प्रमाण के रूप में मिलता है और कोई भी देश इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये सारे काम उसने किया व्यापक स्तर पर। मलेरिया का क्या कारक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मलेरिया के कारक में क्या क्या होते हैं। मलेरिया एक जो है जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है। यह सामान्यतः एनाफ्लीज मच्छरों के जो काटते हैं, उन एनाफ्लीज मच्छरों के माध्यम से इसके पैरासाइट्स जो है वो मनुष्यों में पहुंचते हैं। 5 ऐसे पैरासाइट्स हैं जो मलेरिया पैदा करते हैं। मलेरिया की वैश्विक स्थिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मलेरिया जो है 2019 में विश्व में मलेरिया के 22.9 मतलब लगभग 23 करोड़ मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा मतलब 94% मामले मात्र अफ्रीका महाद्वीप से ही थे। 40 ऐसे देश हैं जो इस बीमारी से मुक्त हो गए हैं और हाल ही में भी मुक्त होने वाले देश जैसे कि आप चीन देख ही रहे हैं। इससे पहले अल सल्वाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पराग्वे और उज्बेकिस्तान है। पिछले 10 वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों और मामलों की संख्या को लगभग आधा कर दिया है। एशिया प्रशांत के देशों ने। देख लेते हैं मलेरिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO जारी करता है। इसके अनुसार क्या है भारत की स्थिति भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके अनुसार जो है भारत मलेरिया के मामला में कमी करने के लिए प्रभावी प्रगति की, अच्छा काम किया है। 2018 के तुलना में 2019 में इस बीमारी से में जो है 70.6% 70% की कमी आई है। भारत ने जो है मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में भी अच्छा काम किया है। क्षेत्रवार मामलों में अच्छी गिरावट आई है अच्छे काम की वजह से। हाँ, ये भी देखिए अच्छी बात है कि 2000 से लेकर 2019 के बीच मतलब लगभग 2 दशक में जो है ये 71.8% की गिरावट हुई है और मौत के मामले में भी 73.9% की गिरावट आई है। ये जो है भारत ने देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए 2015 में शुरुआत किया था और 2017 में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन
की एक फ्रेमवर्क की शुरुआत किया और इसमें तेजी लाया। 2017 में जो है एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी शुरू की गई थी। ये 5 साल के लिए थी, 2017 से 22 के लिए थी। अगला देखते हैं दोस्तों, एक्यूट इंसेफेलाइटिस या जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है और जल ही जीवन मिशन है, इससे क्या कोरिलेशन है। इसको ये है न्यूज में देख लेते हैं। क्यों है न्यूज में? इसलिए है कि अभी जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है 5 राज्यों में 97 लाख से अधिक गांव में जो है नल से जो है पानी की आपूर्ति की गई है। ये 5 प्राथमिकता वाले जो देश हैं जहां पर ये जल की समस्या है और उससे एक्यूट इंसेफेलाइटिस की समस्या आती है, ऐसे मामले आते हैं, वो प्रदेश हैं असम है, बिहार है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। देख लेते हैं जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, जिसके तहत जो है 2024 तक जो है कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जो है प्रत्येक ग्रामीण को प्रतिदिन 55 लीटर जल देने की उद्देश्य रखा गया है। परिकल्पना की गई कि लगभग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक जल उपलब्ध कराई जाएगी। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या है देख लेते हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ये मच्छरों द्वारा फैलता है और इसमें जो है इसको प्रसार करने में वायरस होते हैं, इसका मुख्य कारक है। लेकिन वायरस के साथ साथ और भी कुछ बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म परजीवी, स्पाइरोकेट्स जैसे रसायन या विषाक्त पदार्थ भी हैं जो इसके संक्रामक के केस को बढ़ा देते हैं या उनकी उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसके लक्षण में क्या होता है? भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, भटकाव होता है, लोग कोमा में चले जाते हैं, बच्चों में सामान्यतः होती है, बात करने में असमर्थ हो जाते हैं, तेज बुखार होती है, उल्टी होती है, जी मिचलाता और बेहोशी हो जाती है। भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की क्या स्थिति देख लेते हैं। 2018 में 17 राज्यों में 632 मौत हुई थी, जबकि 10,485 मामले का निदान किया गया था। 6% जो है मृत्यु दर्ज की गई थी, मृत्यु दर 6% है। और जबकि वहीं बच्चों में मृत्यु दर जो है बढ़कर 25% हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं बिहार है, असम है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा है। सामान्यतः ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है बाढ़ आती है, बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ आने का बाढ़ से इसका संबंध इस तरह से है कि जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं उन क्षेत्रों में, और जो है ज्यादा पनपने की वजह से ये मच्छर जो होते हैं लोगों को काटते हैं तो लोगों में भी प्रसारित होता है। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही? सरकार प्रयास कर रही है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वच्छ जल आपूर्ति, देशव्यापी निगरानी केंद्र स्थापित की है और मलिन बस्तियों और कस्बों में सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है ये अर्बन मंत्रालय भी काम कर रहा है। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। न्यूज में दो वजह, एक तो अभी ये मनाया गया, दूसरी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है नई जनसंख्या नीति लागू की है। ये जो है 2021 से 30 के लिए ये जनसंख्या नीति है। ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस यूएनडीपी द्वारा 1989 में जो है 11 जुलाई को प्रस्तावित किया गया था और 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना करने के समय, उसके गठन के समय यह घोषणा किया कि कोई भी माता पिता वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने बच्चे, उसके कितने बच्चे होंगे और अगर एक बच्चा से दूसरे से बच्चे के बीच में कितने दिन का मतलब अंतराल होगा, ये जो है किसी भी माता पिता की खुद की उसकी इच्छा, उसकी स्वतंत्रता है। ये बात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कही थी 1969 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्थापना के समय के अवसर पर। देख लेते हैं जब उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति क्या है। इसमें मुख्यतः 4 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला कि जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, मातृ मृत्यु दर और ऐसी बीमारियों को समाप्त किया जाएगा जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर होती है।
ये भी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो शिशु मृत्यु दर है उसको समाप्त किया जाएगा, जो इलाज के माध्यम से हो जाते हैं। उनके पोषण स्तर में भी सुधार किया जाएगा। युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन संबंधी जो जानकारी है और जागरूकता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और बड़ों की देखभाल भी करने की कोशिश की जाएगी। अगर बड़ों की देखभाल नहीं होगी तो जब कम जनसंख्या होगी तो लोग तो बढ़ते ही जाएंगे ना, उम्र तो लोगों की बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं। अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण विधि, ये जो है नीति लागू की गई है, जबकि विधि उत्तर प्रदेश का विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण विधेयक भी तैयार करेगा। इस विधेयक के तहत 2 बच्चों का नियम लागू किया जाएगा और उसमें जो है बहुत ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे जो है लोगों को 2 बच्चे, अधिकतम 2 बच्चों को अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए और अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे? इसके लिए प्रावधान किए जाएंगे कि सरकार चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी, 2 से अधिक बच्चे होंगे। नौकरी में अगर पदोन्नत, सब्सिडी आदि को रोक दिया जाएगा, ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। जनसंख्या संबंधी क्या मुद्दे हैं? जनसंख्या संबंधी मुद्दे देख लेते हैं। भारत जो है विश्व क्षेत्रफल का जो है मात्र 2% भूभाग है भारत, जबकि वैश्विक आबादी का 16% जो है आबादी भारत में रहती है। भारत ऐसी उस दिशा में भी चल रहा है कि जल्द ही जब चीन को पीछे करके वह आगे हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का देश भारत हो जाएगा। यह अनुमान किया है संयुक्त राष्ट्र का पॉपुलेशन कार्यालय ने, जनसंख्या कार्यालय ने, और उसने निर्धारित किया 2028 तक भारत जो है चीन को पिछाड़ करके जनसंख्या में विश्व का आगे हो जाएगा। हालांकि भारत जो है कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज किया है और कुल प्रजनन दर वर्तमान में जो है 2.2 प्रति महिला है, और जबकि 2.1% प्रतिस्थापन दर के लगभग जो करीब ही है। देख लेते हैं कि क्या है प्रजनन दर। प्रजनन दर जो है कि एक प्रजनन अवधि के दौरान, प्रजनन अवधि होती है 15 साल से 49 वर्ष के बीच, एक महिला द्वारा अधिकतम जितने बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, जन्म दिए जा सकते हैं, उन्हें जो है प्रजनन दर बोलते हैं। तो आगे क्या किया जा सकता है? आगे ये किया जा सकता है कि परिवार नियोजन, इस समस्या को दूर करने के लिए परिवार नियोजन पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके बाद जागरूकता बढ़ाया जाए लोगों के बीच, यौन और प्रजनन अधिकारों की बात की जाए महिलाओं के, और गर्भ निरोधक उपायों की भी बात किया जाए और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आप जो है इसकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप वहां से लिंक के माध्यम से जरूर डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, रिवाइज करें। और जो है महीने के लास्ट में हम आपको इसका शॉर्ट एक नोट्स भी दे देंगे। अभी जून वाला बाकी है, हम 1-2 दिन के बीच में कोशिश करके आपको दे देंगे जून वाला भी। और आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कल का विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज रह गया है, आज उसको भी डाल देंगे, आज का भी करेंगे। तो डेली जो है विजन आईएएस का प्रीलिम्स 2021 का टेस्ट सीरीज भी देंगे, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देंगे। डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और भी सब्जेक्ट वाइज भी आपके साथ शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए, हम आपके लिए लगे हैं, आप हमारे लिए लगिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।